हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये जो क्लास है वो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। और ये जो हमारा वीडियो है ये वीडियो नंबर फर्स्ट है, इसका वीडियो नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 5 ऐसे ही हर रोज़ आपको एक एक वीडियो मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब 95% चांस रहता है आने का, वैसे प्रश्न को करेंगे। तो आइए अब हम पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये पहला नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि बहुपद 3x² माइनस का 9x प्लस का 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक हमें बहुपद दे दिया गया है। बहुपद हमें क्या दिया गया है, मतलब बहुपद को हम किससे प्रदर्शित करते मान लेते हैं। बहुपद हमारे पास px हमें दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 3 क्या दे दिया गया है हमें 3x² माइनस का 9x और प्लस में 2 दे दिया गया है। यह हमारे पास एक बहुपद दे दिया गया है और हमें इस बहुपद का क्या कह रहा है, मूलों का योगफल तथा गुणनफल। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि योगफल क्या होता है। तो आप मूलों का योगफल को, मतलब जो हमारे पास मूलों का योगफल होता है, योगफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ये तो हमारे पास योगफल होता है। और गुणनफल क्या होता है, गुणनफल जो होता है वो होता है अल्फा इंटू में बीटा, और ये होता है c/a हमारे पास होता है। तो अब आप समझ लीजिएगा कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों के योगफल को इसी से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। और इस इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a होता है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसका सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो अब आप पहले तो आप a का मान निकालेंगे, b का मान और c का मान। जब तक आपके पास a, b और c का मान नहीं निकलेगा तब तक आपके पास मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल नहीं मिलेगा। तो हम इस सबसे पहले क्या करेंगे, मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए a, b और c का मान निकालेंगे। तो कैसे हम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बहुपद दिया गया है ना, इसकी हम तुलना कर देंगे। किससे हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना हम करेंगे किससे हम करेंगे, उसका हम तुलना करेंगे ax² प्लस में bx और प्लस में c से हम इसकी तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि x² है, यहाँ पर भी x² है। तो x² का गुणांक क्या है, 3 है, और यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, a है। तो a का मान यहाँ से आपको निकल जाएगा। a का मान कितना निकलेगा, a का स्थान पर यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 हो गया। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब बस आप ध्यान से बस समझिएगा, आपको सब समझ में आने लगा। उसके बाद देखिए x² है, यहाँ पर भी x² है। तो x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर b है, इक्वल टू में यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक माइनस का 9 है, यहाँ पर प्लस का 3 था तो प्लस का हमने 3 ले लिया, और यहाँ पर क्या माइनस का 9 है, तो हमेशा साइन के साथ उठाते हैं, तो माइनस का 9 हो गया। क्लियर बात है। उसके बाद देखिए c के स्थान पर क्या है, 2 है, तो c का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तब हमारे पास हमारे पास a, b और c का मान कितना आ गया है, a, b, c का मान हमारे पास ज्ञात हो गए हैं। तब हमारे पास a, b, c का मान ज्ञात हो गए हैं, तो हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो आइए हम मूलों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। इसको हम थोड़ा सा इधर साइड में कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल हमारे पास, उसको हम
तो मूलों का योगफल क्या होता है हमारे पास, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारे पास होता है माइनस का बी अपान ए होता है। तो माइनस का बी है, तो सबसे पहले तो माइनस आप लगा लीजिए। बी का मान हमारे पास क्या है, तो बी का मान माइनस का 9 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या है, बटा में क्या हमारे पास है, ए है। ए का मान हमारे पास कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वल टू में क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आइए देखिए 3 एक 3 और 3 3 9, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, और ये माइनस माइनस जोड़ कर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का 3 आ गया। तो हमारे पास मूलों का योगफल कितना आ गया है, मूलों का योगफल हमारे पास 3 आ गया है। अब हम इसका गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल हमारे पास क्या होता है, वो होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए होता है, सी अपान ए होता है। तो सी का मान हमारे पास क्या है, हमारे पास सी का मान 2 है, तो 2 हो गया। ए का मान कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास मूलों का गुणनफल कितना आ गया, हमारे पास 2/3 आ गया। तो मूलों का योगफल कितना आ गया, 2/3 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कुछ भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में करिए कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा और उसमें कोशिश करूँगा आपको पूरी तरीके से समझाने के लिए। तो यहाँ तक तो आपको समझ में सब कुछ आ ही रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पीछे वीडियो को दोबारा करके देख भी सकते हैं, आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो लेकिन कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये सब का मैं मतलब जितने भी आज सवाल है इन सभी का मैं PDF बना दिया हूँ। यदि आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे पर मैसेज करके आप इस PDF को ले सकते हैं। और ये PDF केवल आपको 2 रुपये में दिया जाएगा। कितने रुपए में, 2 रुपये में। आपको जैसे फ्री का चीज़, मतलब किसी को फ्री के चीज़ को कीमती नहीं समझते हैं, तो इसीलिए मैं फ्री नहीं दे रहा हूँ। केवल ये जो आज का जो क्लास है, इस क्लास का जितने भी सवाल करेंगे उस सभी का PDF मैं आपको 2 रुपये में दूंगा। तो आप इस PDF को लेकर आप भी मतलब आप ऐसे फिंगरप्रिंट निकाल भी सकते हैं, मतलब प्रिंट आउट निकाल भी सकते हैं, या आप ऐसे भी नोट्स आप बना सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको सवाल। और अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक माइनस का 5 और 4 है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें बहुपद एक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मतलब हमें क्या कह रहा है, हमें Px हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बहुपद को किससे पढ़ते से Px से होता है, हमें Px कह रहा है ज्ञात करने के लिए। और उसके बाद क्या दे दिया गया है, हमें इसका शून्यक दे दिया गया है। शून्यक मतलब क्या होता है, मतलब हमें एक अल्फ़ा का मान अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, माइनस का 5 दे दिया गया है। और बीटा का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, हमारे पास 4 दे दिया गया है। यह हमारे पास दे दिया गया है। अल्फ़ा का शून्यक मतलब क्या होता है, अल्फ़ा का मान होता है माइनस, अल्फ़ा का पहले वाला जो रहता है वो अल्फ़ा रहता है और नीचे वाला बीटा रहता है। तो अल्फ़ा का मान माइनस का 5, बीटा का मान 4 दे दिया गया है। यह हमारे पास दे दिया गया है। तब हम इसका बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, वो हमारे पास एक सूत्र होता है। उस सूत्र को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वो हमारे पास होता है x² प्लस में यहाँ पर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर x और प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारे पास बहुपद निकालने का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x² है तो ये x² एज इट इज रहेगा, प्लस है तो प्लस हो गया। उसके बाद है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान है, बीटा का मान है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया, और बीटा का मान कितना है, प्लस है तो प्लस हो गया, और 4 है तो 4 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस का 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर x है तो x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 गुणे बी का मान कितना, बीटा का मान कितना है, 4 है तो 4 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 5 चौको 20
और माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ रहा है, माइनस का 20 आ जा रहा है, तो माइनस का 20 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस जब गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के आगे 1 रहता है हमेशा, तो एक 1 हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास 20 है तो 20 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास निकला है यही हमारा बहुपद हो जाएगा। तो ये हमारे पास उस बहुपद मतलब बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा था और हमने बहुपद ज्ञात कर दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करिए, मतलब A31 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है जिसका 11वां पद, मतलब हमें 11वां पद कितना दे दिए गए हैं, 11 पद मतलब 11वां पद हमें कितना दे दिए गए हैं, 38 है, मतलब 38 है, 38 है, और 16वां पद 37 है, मतलब हमें 16 पद, हमें 16 पद कितना दे दिया गया है, 37 दे दिया गया है। यह हमारे पास क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। यह हमें क्वेश्चन में दे दिए गए हैं, मतलब 11 पद हमें दे दिएगा और 16वां पद दे दिएगा, और हमसे 31वां पद पूछ रहा है। तो हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे। 31वां पद हमें एक बात आपको याद रहेगा कि 31वां पद यदि हम ज्ञात करें, क्या यदि हम 31वां पद हम ज्ञात करें तो हमें किस चीज़ की मान की जरूरत पड़ेगी। 31वां पद यदि हम ज्ञात करें तो उसमें हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, a प्लस में n-1 और गुणे में d होता है। यह हमारे पास मतलब कोई भी n का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर हम A31 पद नहीं लिख रहे हैं, an हम लिख दे रहे हैं। nवां पद हम सूत्र लिखेंगे, n का मान हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद। 31वां पद हमें ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n के जगह पर क्या हो जाएगा, n के जगह पर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर n है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 31 - 1 हो जाएगा। तब हमें 31वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, a और d की मान की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम a और d की मान निकालेंगे। a और d का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो हम इन्हीं दो, हमारे पास दो मान दिए, इसी दो मानों से हम a और d का मान निकालेंगे। कैसे हम निकालेंगे, तो आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर यदि हम 31 की जगह पर हम 11वां पद लिख दें, जैसे हमारे पास ये A31 है, तो इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं, A11 बराबर में A प्लस में 11 - 1 और गुणे में हमारे पास D है, तो D हो गया। क्लियर बात है। A11 पद हमें कितने दे दिए गए हैं, 38 है, तो ये हो जाएगा 38 इक्वल टू A का मान हमें नहीं मालूम है, तो A एज इट इज रहेगा, और प्लस 11 में से 1 घटा देंगे तो 10 बचेगा, और गुणे में d है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10d हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास मिल रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मिल गया। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब हम इससे हम ज्ञात करेंगे, तो एक बार हम क्या करेंगे, ये हम 16 ले लेते हैं। तो ये 16 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 16 - 1 और गुणे में d हो जाएगा। A16 का मान हमारे पास कितना है, 37 है, तो 37 हो जाएगा। A का मान नहीं मालूम है, तो A एज इट इज रहेगा, प्लस 16 में से 1 घटा देंगे तो 15, और गुणे में d है, तो ये हमारे पास 15d हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास मिला है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर बात है। तो अब देखिए, समीकरण नंबर 2 और 1 को यदि हम पास रखकर, मतलब हम विलोपन विधि से सॉल्व करें, तो ये हमारे पास दोनों कट जाएगा, कटेगा। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 1 से
समीकरण 2 और 1 से, तो 2 और 1 से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अभी इसका काम नहीं है, चाहे इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो समीकरण 2 और 1 लेंगे तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, तो 2 हमारे पास है 37। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 37 नहीं रहेगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 37 नहीं है, यहाँ पर 73 है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 16वां पद है हमारे पास दिया है, वो क्वेश्चन में हमें 73 दे दिए गए। मैं बस गलती से, मतलब जो टाइपिंग करने वाले हैं उनसे थोड़ा सा गलत से लिखा गया होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास ये हो गया। तो अब देखिए हमारे पास 16 पद ये दे दिया है, तो अब हम समीकरण 2 और 1 से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है 73 इक्वल टू में है a प्लस में है 15 और d है, ये हमारे पास है। और समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, वह है 38 इक्वल टू में है a प्लस 10d है, यह हमारे पास है। तो अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ये माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि जब हम इसमें से समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ प्लस का साइन रहता है वहाँ वहाँ माइनस का साइन होता है। तो 38 के आगे प्लस का साइन था, माइनस हो गया, ए के आगे प्लस का साइन था तो माइनस हो गया, और इसके आगे प्लस का साइन था तो माइनस हो गया। तो अब देखिए इस 73 में से 38 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो सबसे पहले तो 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो 13 में से 1 इसमें हासिल ले लिए, 13 हो गया। 13 में से जब 8 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पर 6 हो गया, 6 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 बच जाएगा इक्वल टू, और ए यहाँ पर ए प्लस में है, ये माइनस में है, तो ए से 1 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10d में से 15d में से 10d घटा देंगे तो हमको बचेगा 5d, और ये हमारे पास 5d गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हमारे पास 35/5 हो जाएगा, और इक्वल टू में d हो जाएगा। 5 एक 5, 5 7 35, तो 7 का मान हमारे 5 7 35, तो d का मान हमारे पास कितना आ गया है, हमारे पास d का मान हमारे पास कितना आ गया है, 7 आ गया है। तो d का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया है। तो d का मान हमारे पास 7 आ गया है। तो अब हम a का मान निकालेंगे। a का मान कैसे निकालेंगे, यदि हम d का मान समीकरण 1 या 2 में रख दें तो हमारे पास a का मान निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये हमारे पास d का मान निकला है, इस समीकरण नंबर 1 में हम रख दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, वो है 38 इक्वल टू में a प्लस में 10, और d का मान हमारे पास कितना आया है, 7 आया है, तो 7 हो गया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 38 इक्वल टू में a प्लस में 10 7 70 हो गया। 70 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 38 माइनस का 70 इक्वल टू में a हो जाएगा। अब हम 70 में से 38 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो ये हमारे पास बचेगा 2 और 3 दूना 3 चला जाएगा, तो 3 बचेगा, तो 32 बचेगा और माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। अब हमारे पास a का मान माइनस का 32 आ गया, d का मान आ गया है, तो हम 31वां पद बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा और पास में ले लेते हैं।
अब हम a 31वां पद ज्ञात करेंगे। तो 31वां पद के लिए हमारे पास सूत्र होता है, वो होता है a 31 बराबर क्या होता है, a प्लस में 31 माइनस 1 और गुणे में क्या होता है, d होता है। तो ये हो जाएगा a 31 इजकल टू में a का मान कितना है, माइनस का 32, तो माइनस का 32 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 31 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा। d का मान हमारे पास कितना आया है, 7 आया है, तो 7 हो जाएगा। क्लियर बात है। तो ये हो जाएगा a 31 इजकल टू में माइनस का 32 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21 मतलब 210 आ जाएगा। 210 में से 32 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये a 31 हो जाएगा। अब हम 210 में से 32 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये हो जाएगा 8 और 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास 178 आ जाएगा। तो यही हमारे पास a 31 का मान हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास a 31 का मान निकल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें 31वां पद ज्ञात करने के लिए कहा था, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करिए। हमने 31वां पद ज्ञात कर लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल हमसे कह रहा है द्विघात बहुपद 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करिए। तो हम इस पहले बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास ये बहुपद क्या दे दिए गए हैं, ये हमारे पास बहुपद दे दिए गए हैं बहुपद हमारे पास दे दिए गए 6x² और माइनस का, यदि हम 3 को बाद में लिख दें, माइनस 7x को आगे लिख दे रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 7x और ये हो जाएगा 3। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमने क्या किया है, इस 3 को बाद में लिख दिया और 7x को पहले हमने लिख दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारे पास ये बहुपद हमें दे दिएगा। अब हमें क्या करना है, इसका हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड कैसे हम करेंगे, यहाँ देखिए हम गुणनखंड कैसे करते हैं, लास्ट वाले पद को अंतिम वाले पद से गुणा कर देते हैं। तो 36 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 आ गया। अब हम 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर हमें क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाए। ये जो हमारे पास बीच वाला रहता है वही हमारे पास आ जाए, माइनस का 7 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, हमारे पास 18 आ जाए। 18 आ जाए। यदि हम ऐसे ले लें, यदि हम माइनस का 9 और प्लस का 2 ले लें, माइनस का 9 और प्लस का 2 ले लेंगे तो इसमें से हम पहले घटाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इन दोनों का यदि हम गुणा कर दें, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 आ जा रहा है तो हम 9 और प्लस का 2 लेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं वही चीज़। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इस फर्स्ट वाले को तो ऐसे ही लिख देंगे कि 6x² है तो 6x² हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे 9x माइनस का प्लस का 2x और इधर हमारे पास लास्ट में क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और फिर से हम इन दोनों में कॉमन हम लेंगे। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है। तो 3x हमने कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3 दूना 6 और 2x यहाँ पर है 1x, तो 1x कट जाएगा तो 1x हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 3 त्रिका 9 तो 3x कट गया तो x खत्म। और यहाँ पर हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी जब कॉमन नहीं आता है तो वहाँ पर हमें जो साइन रहता है उसको लिख लेते हैं और 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास जो सेम है वही रह जाएगा, 2x माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये देखिए
अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं 2x माइनस का 3। अब यहाँ पर जो 3x है 3x और यहाँ पर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे। क्यों हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों के बराबर में 0 लगाएंगे। तो बराबर में हम 0 लगा देते हैं तो हमारे पास 2x माइनस का 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। और एक बार हम इसके बराबर में 0 लगा देंगे 3x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। तो हमारे पास यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 है इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 बटा में 2 आ जाएगा। और यहाँ से हम x का मान निकालें तो हमारे पास 3x हो जाएगा माइनस प्लस का 1 है इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 1 बटा में 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास 2x का मान निकले हैं। तो ये जो हमारे पास पहले वाला रहता है ये हमेशा अल्फ़ा का मान रहता है, और ये जो हमारे पास दूसरा रहता है ये हमारे पास बीटा का मान रहता है। तो हमारे पास अल्फ़ा का मान कितना आ गया है 3 बटा में 2 और बीटा का मान माइनस का 1 बटा में 3 आ गया है। क्लियर बात है। तो अब हमारे पास ये 2 शून्यक हमें ज्ञात हो गए। अब हमें तो शून्यक हमारे पास ज्ञात हो गए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसका आगे कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करिए। तब हमें इसके बीच में हमें क्या करना है, जाँच करना है। तो हम कैसे जांच करेंगे, तो सबसे पहले तो आप शून्यांकों का योगफल, क्या हमें शून्यांकों का योगफल आपको मालूम होगा। शून्यांकों का योगफल अभी मैंने आपको बताया था। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में क्या होता है माइनस का b अपान a होता है, यही ना होता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना है, हमारे पास है 3 अपान में 2 है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। बीटा का मान कितना है माइनस का 1 अपान 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपान 3। ये हमारे पास हो जाएगा आई इक्वल टू में माइनस का b अपान, मतलब हमें इन दोनों को बराबर करना होता है तभी हमारे पास जांच होगा। तो हमारे पास b का मान कौन सा होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा, जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा वो हमेशा a का मान रहेगा, और जो हमारे पास x का गुणांक रहेगा वो हमेशा b का मान रहेगा, और जो हमारे पास लास्ट जो बचता है अचर पद वो हमेशा c का मान रहता है। तो यहाँ पर देखिए b का मान कौन सा है, ये हमारे पास माइनस का 7। तो यहाँ पर पहले तो माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया। b का मान क्या है माइनस का 7, तो यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा। और बटा में a है, a का मान हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 6 है तो 6 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो पहले तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इन दोनों को यदि गुणा करें तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि यह a से हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 अपान 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे था, जैसे हमारे पास 3 बटा में 2 था और यहाँ पर प्लस में माइनस का 1 अपान 3 था, इस प्रकार था। तो हम इसको 3 बटा में 2 लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर क्या है इसको हम गुणा करेंगे, मतलब ये जो हमारे पास ऐसे था, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, और ये 1 अपान 3 है तो 1 अपान 3 हो गया। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वही बात लिख दी है। क्लियर है। तो आप देखिए, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 से किसको काटेंगे, 2 तिया 6, 3 जा, अब हमारे पास 2 तिया 6, 3 हो गया, 3 जाकर ऊपर करेगा तो ये हो जाएगा 3 3 9, माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6, 2 बार में कटा, 2 जाकर 1 में गुणा करेगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस माइनस गुणा करेगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। 9 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास 7 और बटा में 6 बचेगा। तो हमारे पास ये इधर भी क्या आ गया, 7 बटा में 6 आ गया। तो हमारे पास शून्यांकों का एक तो हमें जांच हो गया, क्योंकि हमें शून्यांकों का
गुणांकों के बीच में हमें संबंध ज्ञात करना चाहते हैं। हमने शून्यांकों के बीच ये हमने क्या किया है, शून्यांकों को योगफल का हम संबंध एक तो हमने जांच कर लिया। अब हम दूसरा जांच करेंगे। तो कैसे हम जांच करेंगे, अब हम उसके गुणनफल के बीच में हम जांच करेंगे। तो उसको हम कैसे जांच करते हैं, वो हमारे पास होता है अल्फा इंटू में बीटा होता है, वो होता है C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा तो हमारे पास क्या है 3/2 और गुणे में बीटा हमारे पास क्या है माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। और C/A है, C का मान हमारे पास क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3, A का मान क्या है 6 है, तो 6 हो गया। तो अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और बट्टा में 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस होगा और 3 दूना 6 आ जाएगा। और ये हमारे पास माइनस का 3/6 तो 6 हो गया। 3 एकने 3, 3 दूना 6 और 3 एकने 3, 3 दूना 6। तो ये हमारे पास माइनस का 1/2 आ गया और इधर भी माइनस का 1/2 आ गया। तो अब ये जो हमारे पास निकला है ये दोनों, यही हमारा जांच होता है। तो हमने यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जांच। तो आप यहाँ पर ये हमने तो शून्यक हमने निकाला। पहले तो क्वेश्चन में कहा था शून्यक, तो शून्यक हमने ज्ञात कर लिया अल्फा इंटू बीटा का मान। उसके बाद कहा था कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करिए। तो हमने शून्यांकों और गुणांकों के बीच में हमने ये संबंध सत्यापित कर दिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और हमें ये 2 समीकरण दे दिए गए, इन दोनों समीकरण से हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम किसी भी समीकरण में से x या y का मान निकाल ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में से x और y का मान निकाल लें और x को या y का कोई भी मान निकल जाए तो कोई भी समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से y का मान निकल जाएगा। मतलब हमें प्रतिस्थापन का मतलब होता है x और y का मान निकालना ही होता है। तो हम x और y का मान हम कैसे निकालेंगे, तो x और y का मान निकालने के लिए हम आइए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं कि हमारे पास समीकरण नंबर 1 है और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। क्लियर है यहाँ तक। और हम समीकरण नंबर 1 से ही हम x का मान निकाल लें। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, √2x प्लस में √3y और इक्वल टू में 0 है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लें। तो ऐसे x का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे पास √2 और x है, ये हमारे पास प्लस का 3x √3 और y है। तो हम इक्वल टू को इधर भेज दे रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का √3y हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और ये जो हमारे पास √2 जो है गुणा में इक्वल टू को इधर भी भेज दे रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर माइनस का √3 और y और बट्टा में क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास ये निकल गया। तो x का जब हमारे पास मान निकल गया है x का मान अब हमारे पास निकल गया है, तब हम इस x का मान यदि हम इस समीकरण नंबर 2 में रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ से हमको y का मान निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम इस समीकरण को इस वाले x का मान समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, वह हमारे पास है √3 और x है। x का मान हमारे पास क्या आया है, तो वह हमारे पास आया है माइनस में √3y और बट्टा में क्या है √2 है। यही ना हमारे पास x का मान है। उसके बाद क्या है प्लस है तो ये हो गया प्लस। उसके बाद है √8 तो √8 हो गया और y है तो y इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गया। क्लियर है तक।
तो अब देखिए यहाँ पर हम इन सब का गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 है, यहाँ पर भी √3 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये y है तो y हो जाएगा, और बटा में √2 है तो √2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है √ में 8y है तो 8y में क्या हो जाएगा, 0 हो गया। क्लियर बात है। तो यहाँ पर अपना हो गया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम इसके बटा में भी 1 लिख सकते हैं, इसके बटा में भी 1 लेंगे और इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, इन दोनों का यदि हम एलसीएम ले लें तो हमारा एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास √ में 2 आ जाएगा, √ में 2 आ जाएगा, √2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस का 3y और प्लस में, और ये 1 है तो ये 2 जाकर ऊपर गुणा करेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 1 का इसमें गुणा करेंगे तो √2 जाकर इसमें ऊपर में गुणा करेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अब देखिए अब ये जो हमारे पास √ है, √ इसमें जाकर गुणा करेगा, यदि हम 8 या √8 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 √ में 2 हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसको ऐसे लिख दें, 4 × 2, 4 हमारे पास बाहर निकल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यदि हम 8 को इस प्रकार से लिखें और इस प्रकार से लिखें और 2 का इसमें गुणा कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हमारे पास टोटल आकर 4 हो जाएगा। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो जब आप √2 का इसमें गुणा करेंगे √8 में तो हमारे पास 4 आ जाएगा और ये हमारे पास y हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर y है तो y हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या है, 0 है तो 0। ये √2 जो है 0 है, √2 है, इक्वल टू किधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस का 3y और प्लस का 4y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3y में से 4y में से 3y घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1y बचेगा और y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया है। अब हमारे पास y का मान 0 आ गया है, तब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर x में रख दें। x का मान जो आया है तो ऐसा में x का मान भी निकल जाएगा। तो y का मान हम इस वाले में रख दे रहे हैं, तो हम रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का √ में 3 और y का मान क्या आया है, 0 आया है तो 0 और बटा में क्या है, √2 है तो √2 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 को ऊपर गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और 0 से किसी में भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो x का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दिया और यहाँ तक आपको समझ